तो दोस्तों आज की कहानी हरियाणा के ज़िला रेवाड़ी की है और ये कहानी साल 2020 की है। दोस्तों हरियाणा का एक ज़िला है रेवाड़ी और इसी रेवाड़ी ज़िले के अंतर्गत एक थाना लगता है जिस थाने का नाम है धारूहेड़ा। दोस्तों धारूहेड़ा नंदरामपुर वास रोड पर रामनगर कॉलोनी के सामने सड़क किनारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी, जिस भीड़ में पुलिस भी मौजूद थी। दोस्तों खबर मिली थी एक युवक द्वारा कि रामनगर कॉलोनी के सामने सड़क किनारे जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ है उसमें एक युवती की लाश पड़ी हुई है। लिहाजा सूचना मिलते ही वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और इसी सबके बीच में अचानक से सीपीआर के जवान पहुंच जाते हैं। सीपीआर की जब एक गाड़ी वहां पर पहुंचती है और भीड़ को देखती है तो वह रुक जाती है। उस युवक से पूछती है जिस युवक ने बताया था कि रामनगर कॉलोनी के सामने सड़क किनारे खाली पड़े प्लॉट में किसी युवती की लाश पड़ी है। जब वह युवक बताता है पीसीआर के जवानों को तो पीसीआर के जवान भी उसी खाली पड़े प्लॉट में जाते हैं। वहां देखते हैं कि भीड़ भी जमा है और वाकई युवती का शव पड़ा हुआ है जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 22 साल है। होता यह है कि पीसीआर के जो जवान हैं वो तुरंत ही धारूहेड़ा थाने में फ़ोन कॉल करके सूचना देते हैं। इसके बाद धारूहेड़ा थाने के इंस्पेक्टर सुधीर कुमार तुरंत ही पुलिस टीम के साथ पहुंच जाते हैं घटनास्थल पर, जहां वह देखते हैं कि वाकई रामनगर कॉलोनी के सामने सड़क किनारे खाली पड़े प्लॉट में एक युवती की लाश तो पड़ी ही है, वहां पर भारी मात्रा में लोगों की भीड़ भी जमा है। होता यह है कि अब जनाब देखते हैं इंस्पेक्टर सुधीर कुमार के अंधेरा हो चुका है तो वह सवेरा होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सोच रहे थे कि मरने वाली जो युवती है ये आसपास इसी किसी कॉलोनी की होगी और इसी क्षेत्र की होगी। लिहाजा वह पहचान कराने के लिए सवेरे का इंतजार करते हैं और जैसे ही सवेरा निकलता है उजाला फैलता है तो आसपास की कॉलोनियों के लोगों को इकट्ठा करते हैं इंस्पेक्टर सुधीर कुमार और इलाके के लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर लोगों से शव की शिनाख्त करने को कहते हैं, लेकिन कोई भी उस शव की शिनाख्त नहीं कर पाता है। दोस्तों इसी सबके बीच में धारूहेड़ा के डीएसपी को भी सूचना मिल जाती है शव मिलने की, जिसके बाद धारूहेड़ा के डीएसपी मोहम्मद जमाल भी घटनास्थल पे पहुंचते हैं और शव का मुआयना करते हैं, साथ ही साथ क्राइम सीनरी का भी मुआयना करते हैं। इसी सबके बीच में रेवाड़ी ज़िले की जो एसएसपी हैं जिनका नाम है नजरीन भसानी भी सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच और फोरेंसिक लैब की टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंचती हैं और वहां जायजा लेती हैं और मुआयना करती हैं। फोरेंसिक लैब की टीम के जो अधिकारी थे वह शव के फोटो एकदम खींचना शुरू कर देते हैं। फोरेंसिक लैब की टीम के अधिकारी शव के फोटो पलट के और उलट के भी खींचते हैं। लिहाजा फोरेंसिक लैब की टीम के अधिकारी ध्यान देते हैं कि मरने वाली युवती के शरीर पर काली जीन्स है और काली टी शर्ट है, ऊपर से गेहूं कलर की जैकेट है। होता यह है कि फोरेंसिक लैब की टीम के अधिकारी उस युवती की जीन्स और जैकेट की जेबों की तलाशी लेते हैं तो उसमें से एक विजिट कार्ड मिलता है और एक मिलता है आईडी कार्ड। लिहाजा जो विजिट कार्ड था ये दिल्ली के पेरिस ब्यूटी पार्लर का था और जो आईडी कार्ड था उस पे लिखा हुआ था दीप्ति गोयल, पुत्री हनुमान प्रसाद गोयल, निवासी संगरिया, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। दोस्तों विजिट कार्ड और आईडी कार्ड से इतना तो क्लियर हो गया था कि युवती जो है 22 साल की है और इस इलाके की रहने वाली नहीं है, वह संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान की है। इसके बाद कि जो एसएसपी हैं नजरीन भसानी वो शव को सील करा के पोस्टमार्टम के लिए ज़िला अस्पताल भिजा देती हैं, क्योंकि एसएसपी नजरीन भसानी को शक था कहीं युवती के साथ दुष्कर्म तो नहीं किया गया है। लिहाजा होता यह है कि इधर जो डीएसपी हैं मोहम्मद जमाल वो युवती की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं अज्ञात हत्यारों के खिलाफ धारूहेड़ा थाने में और जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर सुधीर कुमार को सौंप देते हैं। डीएसपी मोहम्मद जमाल जांच अधिकारी की हेल्प के लिए थाने के स्टाफ और सीआईए की टीम को मिला के एक अहम टीम बनाते हैं
अब पुलिस जांच शुरू करती है विजिट कार्ड और आईडी कार्ड से। दोस्तों, पुलिस की एक टीम जो है वो रवाना होती है हनुमानगढ़ राजस्थान के लिए और चली जाती है दीप्ति गोयल के घर। लिहाजा इधर जो धारूहेड़ा थाने की पुलिस थी वो विजिट कार्ड पे दिए गए नंबरों पर फ़ोन कॉल करके पता करना शुरू कर देती है। जो हनुमानगढ़ राजस्थान पुलिस की टीम भेजी गई थी वह बआसानी दीप्ति के घर पहुंच जाती है और वहां दीप्ति के पिता हनुमान प्रसाद मिल जाते हैं। जांच में पुलिस को पता लगता है कि हनुमान प्रसाद एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं और उनकी हनुमानगढ़ राजस्थान में आड़त है। फिलहाल पुलिस बताती है कि आपकी बेटी दीप्ति की इस हालत में डेड बॉडी मिली है हरियाणा के धारूहेड़ा में। पुलिस जो है उन्हें साथ चलने को कहती है। इधर जो धारूहेड़ा थाने की पुलिस थी वो लगातार विजिट कार्ड पे दिए गए नंबरों पर फ़ोन कॉल करके जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी। जो विजिट कार्ड पे नंबर दिए गए थे उन नंबरों की कड़ियों में कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस तकरीबन 5 घंटे तक मेहनत करती है और 5 घंटे की मेहनत के बाद पुलिस को जानकारी मिलती है कि जो दीप्ति गोयल है ये रहने वाली है संगरिया ज़िला हनुमानगढ़ राजस्थान की, लेकिन पिछले 2 साल से यह अपनी ननिहाल यानी कि दिल्ली के रोहड़ी में रह रही थी। यह फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई कर रही थी और 2 घंटे के लिए ये पेरिस ब्यूटी पार्लर में भी ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी। पता लगता है कि 6 दिसंबर को दीप्ति गोयल घर में ये कहकर निकली थी कि वह पार्क में घूमने जा रही है, लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं लौटी है। दोस्तों, ये जानकारी मिलती है विजिटिंग कार्ड के नंबरों की कड़ियों में कड़ियां जोड़ने के बाद पुलिस को। इधर जो राजस्थान पुलिस गई थी वो वापस आ जाती है धारूहेड़ा पुलिस स्टेशन में और साथ लेकर आती है दीप्ति गोयल के पिता हनुमान प्रसाद गोयल को। अब दीप्ति गोयल के पिता पुलिस के साथ आ जाते हैं धारूहेड़ा थाने में। वहां से पुलिस उन्हें जिला अस्पताल लेके जाती है और दीप्ति गोयल के शव को दिखाती है। हनुमान प्रसाद देखते ही पुष्टि कर देते हैं कि ये शव उनकी बेटी दीप्ति गोयल का ही है। लिहाजा होता यह है कि पुलिस अगले ही दिन पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिवार के हवाले करती है और जांच तेज कर देती है। हनुमान प्रसाद जो थे वो पुलिस को दीप्ति का नंबर भी दे देते हैं और पुलिस नंबर ले लेती है। जांच के दरमियान हनुमान प्रसाद बताते हैं पुलिस को कि दरअसल सुबह 4 बजे दीप्ति के मोबाइल से मेरे मोबाइल व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था जिसमें दीप्ति ने कहा था कि पापा मैं ठीक ठाक हूँ। चौंकाने वाली बात है क्योंकि पुलिस को रात के तकरीबन 3 बजे ये सूचना मिल गई थी कि रामनगर कॉलोनी के सामने सड़क किनारे खाली पड़े प्लॉट में लाश पड़ी हुई है। जब 3 बजे रात के सूचना मिली तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि दीप्ति की हत्या रात में ही कर दी गई थी और सुबह 4 बजे दीप्ति के पिता हनुमान प्रसाद के मोबाइल नंबर पे मैसेज आना व्हाट्सएप पे कि पापा मैं ठीक हूँ, तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि दीप्ति का मोबाइल फ़ोन कातिल चला रहा है। तो होता यह है कि धारूहेड़ा थाने के जो इंस्पेक्टर हैं सुधीर कुमार, वो दीप्ति के मोबाइल नंबर को साइबर पुलिस की टीम की हेल्प से फ़ौरन ही सर्वेलांस पे उसी दिन लगवा देते हैं और कॉल डिटेल खंगलवाते हैं। जब डीवीआर खंगाली जाती है तो पता लगता है कि दीप्ति के मोबाइल फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे कई कॉलें आई हैं और उसमें मिस कॉलें भी हैं। लिहाजा आखिरी लोकेशन जो है दीप्ति के मोबाइल की जयपुर में मिलती है और वहीं से दीप्ति का मोबाइल बंद हो जाता है। फिलहाल पुलिस को शक था कि दीप्ति जिस किसी के साथ भी गई है वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो दीप्ति उसे भली भांति जानती पहचानती है और उस पर भरोसा करती है, कोई काफ़ी करीबी है उसका। पता लगाने के लिए अब पुलिस जो है दीप्ति के परिवार वालों से उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी ले लेती है। सोशल मीडिया अकाउंट को भी पुलिस खंगालती है कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिस पे सीधा शक किया जा सके, लेकिन कोई नहीं मिलता है। दोस्तों, 29 नवंबर को दीप्ति का मोबाइल फ़ोन अपडेट हुआ था जब दीप्ति ने एक मैसेज छोड़ा था। उससे पहले 27 नवंबर को दीप्ति का मोबाइल अपडेट हुआ था और दीप्ति ने लिखा था मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। तो पुलिस ने सोचा कि शायद दीप्ति की मां की मौत हो गई है
और माँ की मौत के बाद से ही उसका दिमाग खराब हुआ होगा, उसे टेंशन हुई होगी। इसी का फायदा उठाते हुए कोई धोखा देकर दीप्ति के करीब आ गया और वह बहुत ज़्यादा करीब आ गया और उसने दीप्ति का फायदा उठा लिया। लिहाजा पुलिस जो है दीप्ति मर्डर केस में अब पूरी तरह से उलझ के रह गई थी, क्योंकि ना तो कातिल का सुराग लग रहा था और ना ही कातिल का कोई पता लग रहा था। ना ही ये पता लग पा रहा था कि आखिर दिल्ली के रोहड़ी से हरियाणा तक दीप्ति कैसे पहुंची, और ना ही पुलिस को इस बात का पता लग पा रहा था कि दीप्ति की हत्या दिल्ली में की गई है या हरियाणा में। फिलहाल पुलिस जो है इस गुत्थी में फंसी हुई थी। दोस्तों, इसी सब के बीच में होता यह है कि जो रेवाड़ी ज़िले की एसएसपी हैं नजरीन भसानी, उनके पास 9 दिसंबर की सुबह सुबह सूरत से एक बड़े अधिकारी का फ़ोन कॉल आता है। बड़ा अधिकारी बताता है कि हमारे यहाँ सर थाना की पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा है जो अपना नाम हेमंत लांबा बता रहा है। उसने पूछताछ में 2 हत्याएं कबूली हैं और उसने ये भी बताया है कि हमने अपनी प्रेमिका दीप्ति को मारकर हरियाणा के धारूहेड़ा इलाके में रामनगर कॉलोनी के सामने खाली पड़े सड़क किनारे एक प्लॉट में फेंक दिया है। फिलहाल जैसे ही दीप्ति की हत्या की बात आती है तो एसएसपी नजरीन भसानी को पुरानी बातें याद आ जाती हैं और वह सोचती हैं कि हाँ, दीप्ति की हत्या की गई थी और रामनगर कॉलोनी के सामने सड़क किनारे खाली पड़े प्लॉट में उसका शव मिला था। नजरीन भसानी को ये भी मालूम था कि कातिल की अभी जांच चल रही है। तुरंत ही नजरीन भसानी, जो सूरत का बड़ा अधिकारी था, उसे दिलासा देती हैं और वादा करती हैं कि हमारी पुलिस की टीम एक पहुंच रही है आपके पास जल्द से जल्द। इसके बाद नजरीन भसानी डीएसपी हंसराज और धारूहेड़ा थाने के इंस्पेक्टर सुधीर कुमार को एक पुलिस टीम के साथ सूरत के लिए रवाना कर देती हैं। होता यह है कि ये रात भर चलते हैं और सड़क मार्ग के जरिए चलते हुए सुबह सुबह पहुंच जाते हैं सूरत। सूरत में यह जाते हैं सर थाना में और सर थाना के जो इंस्पेक्टर हैं टीआर चौधरी से मिलते हैं इंस्पेक्टर सुधीर कुमार और बातचीत होती है हेमंत लांबा के बारे में। कुछ ही देर में जो सर थाना के इंस्पेक्टर हैं टीआर चौधरी, वो धारूहेड़ा थाने के इंस्पेक्टर सुधीर कुमार के सामने हेमंत लांबा को कर देते हैं। पुलिस सूरत में ही हेमंत लांबा से पूछताछ करना शुरू कर देती है और जब पूछताछ होती है तो धारूहेड़ा थाने के इंस्पेक्टर सुधीर कुमार भी चौंक जाते हैं, क्योंकि हेमंत लांबा कोई मामूली इंसान नहीं था। हेमंत लांबा एक फिटनेस इंडस्ट्री का बड़ा नाम है और लोग उसे बॉडी बिल्डर फिटनेस एक्सपर्ट के नाम से जानते हैं और हेमंत लांबा नेशनल अवार्ड भी जीत चुका है। वह बीटेक सिविल इंजीनियर भी है। इसके अलावा बॉडी स्टोर्न हेल्थ केयर दिल्ली का चेयरमैन और बॉडी स्टोर्न नेशनल बॉडी बिल्डिंग एंड स्पोर्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय महासचिव भी था। उसने लार्जेस्ट एंड फिटनेस चैंपियनशिप का आयोजन भी किया था। हेमंत लांबा सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्री तक सीमित नहीं था, बल्कि वह लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का चेयरमैन भी था। उत्तम नगर दिल्ली के विश्वास पार्क में उसका समृद्ध परिवार रहता था। नाम और शोहरत के साथ साथ हेमंत अपनी अय्याशी के लिए भी मशहूर था। लड़कियों के साथ उसके रिश्ते आते जाते रहते थे, मानो के जैसे कपड़े बदल रहा हो। करीब 3 महीने पहले हेमंत और दीप्ति की पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी। उसके बाद हेमंत और दीप्ति बहुत जल्दी जल्दी मिलने लगे और बहुत जल्दी जल्दी मुलाकातें करने लगे। इन दोनों का इतना गहरा प्यार हो गया कि ये दोनों साथ साथ रहते, साथ साथ घूमते और साथ साथ शॉपिंग करते, साथ साथ होटलों में खाना खाते। लिहाजा दीप्ति और हेमंत इतने करीब आ जाते हैं कि शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। होता यह है कि कुछ समय तक हेमंत और दीप्ति के बीच ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दीप्ति जो है जिद कर रही थी कि उसे कहीं लॉन्ग ड्राइव पे घुमाने ले जाया जाए। इससे पहले हेमंत जो है दीप्ति को दिलासा भी दे चुका था शादी करने का। अब जनाब दीप्ति जो है जिद कर रही थी कि उसे कहीं लॉन्ग ड्राइव पे घुमाने ले जाया जाए। 6 दिसंबर को
हेमंत लांबा फोन कॉल करता है दीप्ति को कि चलो आज कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। ये सुनकर दीप्ति खुश हो जाती है। उसके बाद अपने घर रोहड़ी में ननिहाल में ये कहकर निकलती है घर से कि मैं पार्क में घूमने जा रही हूँ, और पहुँच जाती है हेमंत द्वारा दिए गए एड्रेस पे, जहाँ हेमंत पहले से ही दीप्ति के इंतज़ार में अपनी कार लिए खड़ा हुआ था। फिलहाल जैसे ही दीप्ति आती है तो हेमंत खुश हो जाता है और फिर उसे अपनी अकोट कार में बैठा लेता है। उसके बाद ये दोनों चल पड़ते हैं, खूब घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं। लिहाजा जब शाम होती है तो दीप्ति घर चलने को कहती है। तो हेमंत कहता है कि जब लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं तो घर चलने की इतनी जल्दी क्या है, चलो हरियाणा चलते हैं। ये कहते हुए वह हरियाणा की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ देता है। लिहाजा जब अंधेरी की धुंध खूब छा जाती है, जब ही निकाल लेता है हरियाणा में शराब की बोतलें गाड़ी के अंदर। कौन? हेमंत लांबा। और खूब शराब पीता है और दीप्ति को भी 2-3 केन पिला देता है। लिहाजा जब ये दोनों खूब नशे में हो जाते हैं तो एक सुनसान इलाका देखकर गाड़ी को रोक लेता है सड़क किनारे। कौन? हेमंत लांबा। और फिर निकालता है अपनी लाइसेंसी पिस्तौल और उससे 2 गोलियां मारता है दीप्ति को। एक पेट में मारता है और एक सिर में मारता है, जिससे कि दीप्ति की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वह दीप्ति के शव को उठाकर गाड़ी की डिग्गी में डालता है और पानी कपड़े से खूब गाड़ी की सीट को साफ कर लेता है और पूरी गाड़ी को साफ कर देता है, खून अच्छे से साफ कर देता है। उसके बाद ये गाड़ी लेकर घूमने लगता है और फिर ये पहुंच जाता है हरियाणा के धारूहेड़ा इलाके में। जब ये रामनगर कॉलोनी के सामने पहुंचता है अंधेरे में तो ये देखता है कि प्लॉट खाली पड़ा हुआ है सड़क किनारे। वहीं पे ये गाड़ी को रोकता है हेमंत लांबा और डिग्गी में से निकालता है दीप्ति की डेड बॉडी को और फेंक देता है उसी खाली प्लॉट में। उसके बाद ये घर आता है, अपनी कार को उसी दिन बेचने की कोशिश करता है लेकिन बिक नहीं पाती है। अगले दिन ये कार को लेके चला जाता है मायापुरी। मायापुरी में इसकी कार बिक जाती है और मोटी रकम इसके पास आ जाती है। उसके बाद ये एक ओला कैब बुक करता है दीप्ति के ही मोबाइल नंबर से, जो ओला कैब थी दिवेंद्र की और रहने वाला था ये दिल्ली के जनकपुरी का। फिलहाल ओला कैब लेकर दिवेंद्र पहुंच जाता है। उसमें बैठता है हेमंत लांबा और जयपुर जाता है। जयपुर के एक होटल में ठहर जाता है और जनाब वहीं ठहरने के बाद अगले दिन रात को भी होटल में ठहरने की बात कहता है हेमंत लांबा ड्राइवर देवेंद्र से, और कहता है कि अभी एक रात और ठहरना है। लिहाजा वह दिमाग में प्लान बनाता है कि अगर देवेंद्र को भी मार दूंगा तो पकड़ा नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसने सुबह सुबह न्यूज़ देखी थी दीप्ति के मोबाइल का नेट बंद करके वाईफाई ज्वाइन करके। उसने देखा था कि धारूहेड़ा थाने की पुलिस को दीप्ति का शव मिल गया है, अब मैं पकड़ा ना जाऊं, ये डर उसे सता रहा। तो उसने सोचा ड्राइवर देवेंद्र को भी मार दूं तो फिर मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। लिहाजा रात को ही वह निकल पड़ता है ड्राइवर देवेंद्र को लेके जयपुर और अजमेर रोड पर। जहां जयपुर और अजमेर बाईपास रोड पर चंदबादी इलाका पड़ता है। सुनसान इलाके को देखकर बहाने से गाड़ी रुकवा लेता है हेमंत और वहीं पिस्तौल से गोली मार देता है देवेंद्र को भी। लिहाजा कुछ झटपटाहट में शीशा गाड़ी का टूट जाता है और खून भी गाड़ी के शीशे पे लग जाता है। फिलहाल शीशा वहीं पड़ा रह जाता है। उसके बाद भाग आता है वापस। कौन? हेमंत लांबा गाड़ी को लेकर और होटल में ठहर जाता है। लिहाजा होता यह है कि अगले दिन वह इनोवा गाड़ी लेता है और पहुंच जाता है सूरत। सूरत में वह गाड़ी बेचने की कोशिश करता है और अपने दोस्तों से फ़ोन कॉल करके पूछता है कि गाड़ी कितने की बिक जाएगी इनोवा सेकेंड हैंड। तो पता लगता है कि 9 लाख की बिक जाएगी। अब वह सूरत के एक कबाड़ी के यहाँ जाता है और गाड़ी का सौदा करता है। तो कबाड़ी देखता है कि गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है और जनाब इसके शीशे पे खून भी कुछ लगा हुआ है। जब कबाड़ी को शक होता है तो वह उससे जानकारी जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन हेमंत लांबा वहां से गाड़ी लेके चल देता है। कबाड़ी पीछे गाड़ी पे लिखे नंबरों को नोट कर लेता है और फ़ोन कॉल करके पूछता है तो पता लगता है कि ये नंबर था देवेंद्र के भाई अजीत का। देवेंद्र का भाई अजीत कहता है कि वो गाड़ी मेरी है और मेरा भाई देवेंद्र चला रहा है। लिहाजा कबाड़ी से बात होने के बाद अजीत जो है अपने भाई देवेंद्र के पास फ़ोन कॉल करता है तो फ़ोन बंद जाता है। फिलहाल होता यह हैगा कि जब डेड बॉडी मिलती हैगी चंदबादी इलाके में पुलिस को, तो पुलिस फ़ौरन ही
टोल नाका चेक करती है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी के शीशे की कांच मिली थी। जब टोल नाका के कैमरे चेक होते हैं तो एक संदिग्ध इनोवा नज़र आती है, लिहाजा उस इनोवा के नंबरों को निकलवाया जाता है और पुलिस मालूम करती है फ़ोन कॉल करके, तो पता लगता है कि ये नंबर अजीत का है, जिसके नाम पे ये गाड़ी रजिस्ट्रेड है, असली मालिक यही है। अजीत बताता है कि ये गाड़ी मेरी चलाता है मेरा भाई देवेंद्र, और वह बुकिंग पे जयपुर गया था। लिहाजा पुलिस जांच पड़ताल करती है और अजीत जो है बताता है कि कबाड़ी का फ़ोन आया था, उस कबाड़ी का नंबर पुलिस को दे देता है। कबाड़ी पुलिस से बात करती है तो फ़ौरन ही सर थाना पुलिस को एक्टिव किया जाता है, क्योंकि कबाड़ी जो था सर थाना के ही अंतर्गत लगता था। लिहाजा सर थाना के जो इंस्पेक्टर हैं, जिनका नाम है TR चौधरी, फ़ौरन ही अपनी पुलिस टीम को एक्टिव करते हैं। कुछ ही देर में इनोवा पकड़ जाती है और इनोवा के साथ साथ थाने के अंदर आ जाता है हेमंत लांबा भी। जब पूछताछ की जाती है तो TR चौधरी को बताता है हेमंत लांबा कि उसने 2 हत्याएं की हैं। उसने दिल्ली के अंदर रहने वाली अपनी प्रेमिका दीप्ति को हरियाणा में ले जाके मार दिया और धारू हेड़ा की रामनगर कॉलोनी के सामने सड़क किनारे खाली पड़े प्लॉट में डेड बॉडी को फेंक दिया है। फिलहाल वह बताता है कि उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी को बेच दिया था और फिर ओला कैब मैंने बुक की थी दीप्ति के ही नंबर से, और ओला कैब के ज़रिए जयपुर आया और जयपुर के होटल में ठहर गया। मैंने सवेरे सवेरे न्यूज़ देखी दीप्ति के ही मोबाइल का नेट बंद करके वाईफाई ज्वाइन करके, तो पता लगा न्यूज़ के माध्यम से कि धारू हेड़ा थाने की पुलिस को दीप्ति का शव मिल गया है। मुझे पकड़े जाने का डर सता रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि जिस ड्राइवर के साथ ओला कैब से आया हूँ उस ड्राइवर देवेंद्र को भी मार दूं तो शायद मैं बच जाऊंगा। लिहाजा मैंने देवेंद्र को झूठा झांसा दिया कि एक रात और ठहरना है होटल में ही, और रात को ही मैं लेकर चल पड़ा देवेंद्र को जयपुर और अजमेर के बाईपास रोड पर। मैंने चंदबाजी में सुनसान इलाका देखा तो वहीं बहाने से गाड़ी रुकवाई और देवेंद्र को भी गोली मार के वहीं शव को फेंक दिया। होता यह है कि तुरंत ही जो बड़े अधिकारी थे उन्हें सूचना देता है सर थाने का इंस्पेक्टर TR चौधरी। उसके बाद जो उच्च अधिकारी थे वो फ़ोन कॉल करते हैं हरियाणा के ज़िला रेवाड़ी की SSP नजरीन भसानी के पास। नजरीन भसानी जो हैं फ़ौरन ही एक टीम भेजती हैं अपनी सूरत, और सूरत में पुलिस टीम पूछताछ करती है और फिर वहां की स्थानीय अदालत में पेश करती है किसे, हेमंत लांबा को। और स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद वह 7 दिन के रिमांड पे लेकर धारूहेड़ा थाने आ जाती है। लिहाजा वहां पूछताछ करती है धारूहेड़ा थाने में और जनाब सबूत जुटाती है। जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी उस गाड़ी को भी बरामद कर लेती है पुलिस, इनोवा को भी बरामद करती है और अकोट कार को भी बरामद करती है। जो हत्या में पिस्तौल शामिल किया गया था वो भी पुलिस बरामद करती है और सबूत के तौर पे रख लेती है। उसके बाद अदालत में पेश करते हुए जेल भेज देती है हेमंत लांबा को। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी हेमंत लांबा और दीप्ति के प्यार की। दीप्ति के साथ प्यार और वासना में हत्या ये एक धोखा था और हेमंत लांबा ने ये धोखा किया था। फिलहाल पूरी कहानी दीप्ति और हेमंत लांबा के प्यार की आपके सामने रख चुका हूँ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर देना। फिलहाल सच्ची घटनाओं कहानियाँ जो आप लोगों के सामने गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर आता हूँ, वो इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो। क्योंकि अपराधी कितना भी शातिर हो वो एक दिन पकड़ा जाता है। आप लोग पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। दोस्तों अंधेरा ज़रूर हो गया है लेकिन कहानी पूरी आपकी समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें मेन चीज़ होती है वॉइस, आवाज़ को समझना। आवाज़ साफ है तो पूरी कहानी आपकी समझ में आ जाएगी। फिलहाल दोस्तों आप लोग क्राइम से 2 कदम दूर रहो। गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनाने का यही मकसद है, और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख है, और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत। प्यारे दोस्तों अगले ब्लॉग में आप लोगों से बहुत जल्द ही मिलूंगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुश आमदीद।